28 फरवरी 2026 की रात इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान के कई स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एक साथ एयर स्ट्राइक्स और क्रूज मिसाइल अटैक्स शुरू किए। इस ऑपरेशन को इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन लायंस रोर, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री प्लानर्स ने इसे कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस जॉइंट कैंपेन का उद्देश्य केवल सीमित हमला करना नहीं था, बल्कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को गंभीर रूप से कमजोर करना था। हमले ईरान के कई महत्वपूर्ण शहरों में किए गए। सबसे पहले निशाने पर आया तेहरान, जो ईरान की राजधानी और पॉलिटिकल कमांड सेंटर है। इसके अलावा स्ट्राइक्स किए गए इस्फहान, जहां ईरान के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज स्थित हैं, कोम, जो धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, करज, जहां कई मिसाइल रिसर्च इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, किरमानशाह, जो वेस्टर्न ईरान का एक प्रमुख मिलिट्री हब माना जाता है। इन हमलों में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का उपयोग किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हमला आखिर क्यों किया गया? क्या यह केवल मिलिट्री स्ट्राइक था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल उद्देश्य छिपा था? यूएस और इजराइल के अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए। पहला, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना। पिछले कई वर्षों से ये आशंका जताई जा रही थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाना संभव हो जाए। दूसरा उद्देश्य था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को कमजोर करना। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े मिसाइल आर्सेनल्स में से एक रखता है। इन मिसाइल्स की रेंज इतनी है कि वे इजराइल और कई यूएस बेस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए स्ट्राइक्स में कई मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। और तीसरा तथा सबसे विवादास्पद उद्देश्य था ईरान में रिजीम चेंज की संभावना पैदा करना। कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट्स का मानना था कि अगर ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाए तो देश के भीतर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। यूएस और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) हाई अलर्ट पर आ गए। कुछ ही समय में ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस जवाबी हमले में ईरान ने इस्तेमाल किए बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और कई प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स। इनका लक्ष्य केवल इजराइल नहीं था। ईरान ने अपने रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया। हमले जिन क्षेत्रों पर किए गए उनमें शामिल थे बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात। इन देशों में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण एयर बेस और नेवल फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसी दौरान ईरान ने इजराइल की ओर भी कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। इन मिसाइल्स का लक्ष्य थे इजरायली एयरबेसेस, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और कुछ डिफेंस फैसिलिटीज। हालांकि इजराइल की आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइल्स अपने टारगेट्स तक पहुंचने में सफल भी रहे। मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला नहीं है, उसके कई रीजनल एलाइज और प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं। ईरान के सबसे शक्तिशाली एलाइज में से एक है हिजबुल्लाह, जो लेबनान में स्थित एक पावरफुल मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कई वर्षों से ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। जैसे ही ईरान पर हमले की खबर आई, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ रॉकेट अटैक शुरू कर दिए। लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट्स इजराइल के नॉर्दर्न रीजन की ओर दागे। इसका जवाब देते हुए इजराइल ने तुरंत लेबनान में एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। इन स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के कई सस्पेक्टेड बेसेस और वेपन्स डिपोज को टारगेट किया गया। इससे ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रीजनल वॉर में बदलने लगा। अब स्थिति ये थी, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान और उसके रीजनल एलाइज। मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध के खतरे के बीच खड़ा था। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा असर अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचने वाला था। जैसे जैसे ईरान और यूएस इजराइल के बीच ये संघर्ष बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक और बड़ा खतरा सामने आने लगा।
ये खतरा केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था, इसका असर पड़ सकता था पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। और इसकी वजह था एक छोटा सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये एक संकरा जल डमरू मध्य है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली अहमियत उसकी ज्योग्राफी नहीं बल्कि उसकी एनर्जी सप्लाई है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 18 से 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रूट से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इस तेल में शामिल हैं सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स का क्रूड ऑयल। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और इंडिया तक पहुंच सकता है। और यही कारण है कि जब ईरान ने एक चेतावनी दी तो पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई। ईरान के कुछ मिलिट्री कमांडर्स ने कहा कि अगर यूएस और इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को रोक सकता है। ये कोई सामान्य धमकी नहीं थी क्योंकि ईरान की नेवी इस क्षेत्र में कई वर्षों से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए हुए है। ईरान के पास मौजूद हैं फास्ट अटैक बोट्स, नेवल माइंस, एंटी शिप मिसाइल्स और कोस्टल मिसाइल बैटरीज जो इस पूरे समुद्री मार्ग को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही ये खबर फैली, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में तुरंत हलचल मच गई। कुछ ही घंटों में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। कई शिपिंग कंपनीज ने इस रूट से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स को टेम्पररीली रोक दिया। मिडिल ईस्ट में आज जो युद्ध दिखाई दे रहा है वो अचानक शुरू नहीं हुआ। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1979 में ईरान में हुआ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस क्रांति से पहले ईरान एक मोनार्की था जिसका नेतृत्व करते थे शाह मोहम्मद रेजा पालवी। शाह का शासन यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी माना जाता था। उस समय ईरान और इजराइल के बीच काफी अच्छे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस थे। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद ईरान की सत्ता आई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में। इस नई इस्लामिक रिपब्लिक ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। नई सरकार ने इजराइल को एक वैध देश के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और ईरान ने इजराइल को ज़ायोनिस्ट रिजीम कहना शुरू कर दिया। इसके बाद से ईरान की फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया इजराइल का विरोध। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट देना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय थे। इनमें प्रमुख हैं हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा और कई अन्य रीजनल मिलिशियाज। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को अपने लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले कई वर्षों से इजराइल और पश्चिमी देशों को ये चिंता रही है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाना संभव हो जाए। हालांकि ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन एनर्जी पर्पसेस के लिए है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। 2015 में इस समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ। इसे कहा गया JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई रिस्ट्रिक्शंस स्वीकार की। इसके बदले ईरान पर लगे कई इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। इसके बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा और मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच शैडो वॉर शुरू हो गई। ये शैडो वॉर कई सालों तक चलती रही। इसमें शामिल थे साइबर अटैक्स, सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मिलिट्री स्ट्राइक्स इन सीरिया और कोवर्ट सैबोटाज मिशंस। लेकिन 2026 में ये छिपा हुआ संघर्ष खुले युद्ध में बदल गया। यूएस और इजराइल का मानना था कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और आगे बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है।